जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो डोगरा रेजिमेंट सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, जिसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका होगा। आर्मी अग्निवीर यानी 17 अप्रैल की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। पूरे 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा कितने क्वेश्चन का, बिल्कुल सी दोस्तों कितने 45 प्लस क्वेश्चन का आप सभी के लिए टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये डोगरा रेजिमेंट सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो एक बार यहाँ पर भी आप सभी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों पहले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहां पर? वेयर इज दी मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बिल्कुल सी दोस्तों कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? ऑप्शन है सापेक्षित आर्द्रता, वशिष्ठ आर्द्रता, भरी हुई आर्द्रता या फिर भरी हुई हवा या फिर शुद्ध आर्द्रता। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा। आर्द्रता को पूरी तरह ग्रहण करने के पश्चात जो है हवा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों क्या कहता है? सैचुरेटेड एयर कहा जाता है या फिर कह सकते हैं भरी हुई हवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन है सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर ऊपरी भारी दोआबा नहर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बिल्कुल सी दोस्तों कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि कहां पर स्थित है? सतलुज नदी में आपकी बनी हुई है, राजस्थान में। कहां? राजस्थान में आपकी स्थित है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ऑली बोर्ड आप सभी के लिए जो बहुत ही बढ़िया फ्री मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेके आया है। स्पेशली जीडी, टेक्निकल और ट्रेडमैन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ऑली बोर्ड जो है ऑल इंडिया रैंकिंग मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेके आया है। यह आपका वीकली टेस्ट रहता है, जिसमें आप जो है अपनी तैयारी यानी अपना लेवल चेक कर सकते हो कि ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी क्या रहती है। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न में आपके रहेंगे, जो है डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा, परफॉर्मेंस आपकी एनालिटिक के साथ मिलेगी। आपको बस क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। सभी को हिंदी और इंग्लिश में, क्या हिंदी और इंग्लिश में ये फ्री मॉक टेस्ट आपका मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा सैटरडे यानी शनिवार से, और संडे तक ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। और इस मॉक टेस्ट का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो क्या कर सकती है, जीडी वाले जीडी का अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडमैन के और टेक्निकल के जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। और याद रखिएगा मॉक टेस्ट को लगाने के बाद जो है आपको अपना स्कोर जो है वहां तो चेक करना ही है, साथ में जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जो अपना स्कोर मुझे जरूर बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? ऑप्शन है गंधार, कौशल, मगध या फिर अवधि। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध से आपका गंधार भी जुड़ा हुआ है, कौशल भी जुड़ा हुआ है, पर यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल तो यहां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ना होता तो गंधार भी आप करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है? कहां? मणिपाल और कर्नाटक में किस बैंक का हेडक्वार्टर है? सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। इनमें से
किस बैंक का मुख्यालय नहीं कर्नाटक और मणिपाल में स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों किसका? सिंडिकेट बैंक का। किसका? सिंडिकेट बैंक का स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति का नाम बताइए। फेमस ट्रिब आपकी पूछी है, ट्रिब आपकी पूछी हुई है जो धौलाधार माउंट रेंज में पाई जाती है, कौन सी? थारू, लेपचा, गवोर या फिर गद्दी। यहां से आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, पर यहां से एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि लेपचा जो, ठीक है, लेपचा जनजाति जो है ट्रिब्यूटरी आपकी जो है ये कौन से स्थान में पाई जाती है? आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों क्या? गद्दी जनजाति जो है कहां पाई जाती है? धौलाधार पर्वत पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी या फिर शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? सुल्ताना रजिया, बेगम हजरत महल, नूर जहां या फिर चांद बीवी। यहां से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी को बताएं भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। किस वंश से आपकी संबंधित थी? गुलाम वंश से आपकी संबंधित थी। कौन से वर्ष इसने सत्ता संभाली थी? 1236 में इसे सत्ता संभाली थी। सत्ता से हटा दिया गया था कब? 1240 में। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। पहली महिला शासक कौन से वंश से संबंधित थी, कौन से वर्ष इसने सत्ता संभाली थी और कौन से वर्ष से इन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। ठीक है, कौन से वर्ष जो है इसे सत्ता से हटा दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं स्वामी विवेकानंद, अरविंदनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? 1893 में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें किसे जो है बिल्कुल से किसे? स्वामी विवेकानंद को। किसे? स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी इयर्स इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। अब 2 वर्ष से आपको क्या याद रखना है? राज्यसभा के, ठीक है, हर 2/3 सदस्य जो होते हैं, 2/3 सदस्य जो होते हैं क्या हो जाते हैं? सदस्य क्या हो जाते हैं? हर 2 साल बाद जो है क्या हो जाते हैं? रिटायर आपके हो जाते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल से कितना? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। फिर बात की जाए लोकसभा सदस्यों की, एमएलओ की या फिर विधान परिषद जो आपके होते हैं या फिर आपके विधान परिषद विधानसभा के जो भी आपके सदस्य होते हैं उन्हें कितने साल के लिए? उन्हें जो है 5 साल के लिए चुना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी कहां पर स्थित है? वेयर इज दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी इज लोकेटेड? ऑप्शन है ऊटी में, मसूरी में, शिमला में या फिर दिल्ली में। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी जो है आपकी कहां पर स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी आपकी दिल्ली में स्थित है। शिमला में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री। और शिमला से, हाँ, शिमला जो है किसकी कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, जो कि 2 से 3 साल, ठीक है, पिछले 2 या 3 साल में 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों क्या? मसूरी उत्तराखंड। क्या? मसूरी उत्तराखंड में क्या स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है भारत का या भारत की, यहां होगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान स्थित है कहां पर? ऑप्शन है गौरीबिदनूर में, मन्नावली कुरुचि में, जादूगोड़ा में या फिर बाशी में। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से
किस खदान को यूरेनियम के लिए जाना जाता है या फिर कह सकते हैं भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहा जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों किसे कहा जाता है? जादूगोड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 है भूमध्य रेखा डैश डिग्री माध्यान्ह से होकर गुजरती है या फिर माध्यान्ह पर स्थित है। द इक्वेटर इज लोकेटेड एट डिग्री ऑफ 180 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। भूमध्य रेखा, माफ कीजिएगा, भूमध्य रेखा जो है या इक्वेटर लाइन जो है आपकी कहां पर स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों कहां पर स्थित है? 0 डिग्री। कहां पर स्थित है? 0 डिग्री माध्यान्ह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है खासी और गारो जनजाति या गोरो जनजाति मुख्य रूप से कहां पर स्थित या फिर कहां पाई जाती है? वेयर इज दी खासी एंड गोरो ट्रिब्यूज मेनली लाइफ? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? खासी और गारो जनजाति है, गोरो माफ कीजिएगा, गारो, ठीक है, गारो ही है, ठीक है। गारो जनजातियां जो आपकी कहां पर पाई जाती हैं? बिल्कुल से दोस्तों कहां पाई जाती हैं? यह पाई जाती है आपकी मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए मेघालय इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहां पर? वेयर इज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? कहां पर हुआ था? सूरत में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो याद रखना है कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। कब? 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष बने थे। एनी बेसेंट जो थी, ठीक है, एनी बेसेंट जो थी, ठीक है, एन लिख देता हूं। एनी बेसेंट जो थी क्या बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जो है पहली क्या बनी थी? पहली महिला, क्या? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और पहला सेशन या फिर कांग्रेस की स्थापना जो हुई कहां थी? बिल्कुल से दोस्तों कहां? बंबई या फिर मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो डैश में आयोजित की जा रही है? कौन से राज्य में आयोजित की जा रही है? कंबाला रन इज ए ट्रेडिशनल बुल फाइटिंग या फिर बुल रेस इज रिंग ऑर्गेनाइजेस इज तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल से दोस्तों कंबाला दौड़ पर पारंपरिक जो भैंस दौड़ है कहां पर होती है? ये कर्नाटक राज्य में आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी दोस्तों सी इसका करेक्ट रहेगा। जल्दी से बताइए कि जीके के, ठीक है, जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। साइंस का पहला क्वेश्चन है, कितना टारगेट? 15 में से 15 क्वेश्चन का टारगेट होगा। पहला क्वेश्चन सुनिए जल्दी से, राइट आंसर इसे बताइए। निम्नलिखित में से पहला गणना करने का वाला उपकरण कौन सा था? गणना यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था कैलकुलेटर, पास क्लीन, ट्यूरिंग मशीन या फिर अवेगस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। पहली गणना करने वाला या फिर कैलकुलेट करने वाला डिवाइस को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल दोस्तों किस नाम से उसे जाना जाता था? उसे अवेगस कहा गया था। क्या किया गया था? अवेगस उसे कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए जल्दी से, राइट आंसर बताइए। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी रिवॉल्वर? ऑप्शन है थियोडोर वर्कमैन, सैमुअल कोल्ट, जॉन ब्राउनी या फिर हेनरी डेरिंग। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए बिल्कुल से दोस्तों रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? सैमुअल कोल्ट द्वारा। किसके द्वारा? सैमुअल कोल्ट द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? ऑप्शन है, यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। यह जनन अंगों का विज्ञान है, बिल्कुल भी नहीं। यह हवा और यह हवा या फिर गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल या फिर गति से संबंधित है, बिल्कुल से दोस्तों किससे संबंधित है? वायु गति शास्त्र किससे संबंधित होता है? यह हवा और गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल या फिर गति को मापता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायु गति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, हर्ट्ज की इकाई डैश है या फिर हर्ट्ज किसकी? ठीक है, यहां होगा हर्ट्ज किसकी इकाई है। ठीक है, हर्ट्ज किसकी इकाई है? द यूनिट ऑफ हर्ट्ज इज किसकी है? दाब की आवृत्ति यानी रोटेशन प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन माफ कीजिएगा 19 का राइट आंसर बताइए। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? बिल्कुल सी दोस्तों किसकी होती है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज क्रोनोग्राफ यूज्ड फॉर? सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने के लिए और उसकी फोटो खींचने के लिए, नसों के अध्ययन से, रक्तचाप के अध्ययन से या फिर धमनियों के अध्ययन से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। कोरोनोग्राफ जो होता है किससे संबंधित होता है? बिल्कुल सी दोस्तों कोरोनोग्राफ जो होता है आपका किससे संबंधित रहता है? यह आपका सूर्य की कोरोना एक परत होती है सूर्य की, उसका अवलोकन करता है और साथ में जो है उसकी फोटो भी खींचता है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, डैश को कृत्रिम बुद्धि का जनक भी कहा जाता है। डैश इज द फादर ऑफ क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है किसे? ली द फॉरेस्ट को, जॉन मैकॉर्थी को, जेपी एकर्स को या फिर चार्ल्स बाबेज को। चार्ल्स बाबेज ने किसकी खोज करी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। कृत्रिम बुद्धि का जनक या फिर फादर ऑफ एआई या फिर इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों किसे? जॉन मैकॉर्थी। किसे? जॉन मैकॉर्थी को कहा जाता है फादर ऑफ एआई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, निम्न में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है? Which of the following help in blood circulation? ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है कौन? मोनोसाइट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट भी कहते हैं, रक्त विषाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। रक्त परिसंचरण में कौन मदद करता है? बिल्कुल से दोस्तों कौन मदद करता है? लिम्फोसाइट आपका मदद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम WBC क्या कहते हैं? WBC भी आपका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन विच कलर? किस कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होता है? लाल कलर में, नीले रंग में, सफेद कलर में या फिर हरे कलर में? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो आपकी होती है किसमें अधिक होती है? बिल्कुल से किसमें? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? यानी टेरिस्टेरियल जो है ये डिस्टेंस की एक यूनिट है। किसकी? डिस्टेंस की एक यूनिट है जो कि किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? लाइट एयर यानी प्रकाश वर्ष से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से या फिर मीटर से। आपको पता है ये सभी किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है। पर इसमें भी अलग अलग आपकी यूनिट होती है, जिसमें टेरिस्टेरियल यूनिट को किससे मापा जाता है? टेरिस्टेरियल यूनिट को क्या? बिल्कुल से दोस्तों किसमें? प्रकाश वर्ष की। किसकी? प्रकाश वर्ष की ये यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 25 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्वेश्चन है, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक ईंधन है? बिल्कुल सी दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक ईंधन है? कौन सा? बिल्कुल सी कौन? कोयला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहता है? ऑप्शन है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, इनमें से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर अत्यधिक सर्दी के कारण। चलिए जल्दी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। जो अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, जब हम अधिक ऊंचाई पर चले जाएंगे तो किसके कारण, ठीक है, किसके कारण जो है ये चीज होगी? तो नाक से खून बहना किसके कारण लिए? बिल्कुल सी किसका क्या हो जाएगा? लो एटमॉस्फेयर से, क्या लो यानी निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जो है ये प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र या फिर वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन होता है? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, पक्षियों का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन, मानव शरीर का अध्ययन, या फिर मानव जीवन का अध्ययन, या फिर पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या रहेगा 27 का राइट आंसर? वनस्पति शास्त्र को क्या कहा जाता है? बॉटनी। किसका अभियान होता है? पौधों के अध्ययन को, क्या? पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन है, गन्ने या फिर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? What is the chemical formula of sugar? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नहीं डिस्कस करेंगे, सीधा राइट आंसर इसका डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बताइए, गन्ना या चीनी जो होती है किसका रासायनिक सूत्र होती है? बिल्कुल से दोस्तों किसका होती है? क्या इसका सूत्र होता है? C6H, माफ कीजिएगा, नहीं, C12H22 और O कितना होगा? O आपका 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का गलना कितना डिग्री सेल्सियस होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, या कॉपर इन सेल्सियस? ऑप्शन है 1038 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद होगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कितना होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और कॉपर आपका पूछा जाए, कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है? बिल्कुल से दोस्तों कितना होता है? 1085। कितना? 1085 आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने क्वेश्चन है, मुंह के पीएच का मान कितने से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं? जब हमारे शरीर नहीं, मुंह का पीएच मान जो होता है कितने से कम हो जाएगा? कितने से कम? बिल्कुल से कितना? 5.5 या फिर 5.6 से कम हो जाएगा तो मुंह का क्या हो जाएगा? मुंह में जो दांत होते हैं उन्हें क्षति पहुंचना शुरू हो जाएगा। और यहां से जल्दी से बताइए, जीके के, माफ कीजिएगा, जनरल साइंस की 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है कि ARIS शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? बस पूछा, व्यवस्थित किया जा सकता है। ARISE कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। बस कुछ नहीं करो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो, 5 चुके 20, 20 और 60 आ गया, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 60 आ गया, 60 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 120 आ गया, 120 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्या आएगा? 20 ही आएगा। तो क्या होगा? 20 इसका क्या होगा? 20 इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताइए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोलता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है। आपके पास एक परिमेय संख्या है, क्या संख्या है? परिमेय संख्या है, और दूसरी आपके पास क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरी आपके पास अपरिमेय संख्या है। जब भी आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा? हमेशा आपके पास राइट आंसर जो है अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही राइट आंसर आपके पास आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। जल्दी से सुनिए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन बोलता है कि एक मोटर बोट, ठीक है, एक मोटर बोट प्रारंभ की दिशा में, ठीक है, प्रवाह, माफ कीजिएगा, प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 2 घंटे का समय लेती है। प्रवाह के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में वो 6 घंटे का समय लेती है। तो बोट की चाल और प्रवाह की दिशा ज्ञात करनी है। आपको दो चीजें याद करनी है। एक तो आपको चीज याद करनी है मोटर की गति, और दूसरी आपकी क्या? प्रभाव की दिशा, ठीक है। ध्यान से करिए, क्या करिए? ध्यान से करिए, ठीक है। यहां पर आपको क्या बोला है? सबसे पहले बोला हुआ है कि प्रवाह की दिशा, किसकी? प्रवाह की दिशा में, ठीक है। प्रवाह की दिशा में क्या? मोटर प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में ये यात्रा करता है, ठीक है। तो इसकी गति क्या आ जाएगी? ठीक है, प्रवाह की गति क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 से भाग, 2 से भाग करो 9 को, क्या आ जाएगी? जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4.5, कितना? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रवाह की दिशा में अगर मोटर जा रही है, ठीक है, मोटर जा रही है प्रवाह की दिशा में, कितने में जा रही है? किस स्पीड से जा रही है? किस स्पीड से जा रही है? ये जा रही है आपकी 4.5, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। प्रभाव की दिशा, ठीक है, प्रवाह की दिशा में कितना? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब बोलता है कि प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या? विपरीत दिशा में क्या? विपरीत दिशा में जा रही है कितनी? 6 घंटे में। कितने घंटे में? 6 घंटे में। दूरी कितना है? दूरी अब भी कितनी है? दूरी अब भी 9 किलोमीटर है। कितने घंटे में? 6 घंटे में पूरी कर रही है। तो डिवाइड करो, आपके पास स्पीड क्या स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। विपरीत दिशा की स्पीड क्या निकल जाएगी? 6 से काटो, क्या आ गया? 6 कम 6, कैरी 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है। एक आएगा, ठीक है, 3 बचेंगे, और आपका नीचे 3 बचेगा, ठीक है। 6 पंजे 30, 5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। फिर कट गया पूरा, कितना आ गया? विपरीत दिशा में, ठीक है। विपरीत दिशा में दूरी की एवरेज क्या किया? फिर दूरी क्या आ गई आपके पास? कितनी? 1.5। अब यहां पर ये भी लिखो, विपरीत दिशा की दूरी क्या है? विपरीत दिशा की दूरी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास क्या होगी? ज्ञात होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन को बोलता है कि बोट की चाल, ठीक है, बोट की चाल और प्रवाह की दिशा ज्ञात करूं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है? बोट की चाल। किसकी चाल? बोट की चाल। तो बोट की चाल क्या होगी? ठीक है, बोट की चाल आपकी क्या होगी? तो बोट की जो गति होगी आपकी क्या होगी? प्रवाह की दिशा, ठीक है, प्रवाह की दिशा प्लस विपरीत दिशा अपॉन 2, ठीक है। बोट की चाल ज्ञात करने के लिए आपको प्रवाह की दिशा और विपरीत दिशा को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड कर देना पड़ेगा 2 से, यानी 4.5 प्लस 1.5 बटा 2। 4 1 5, आधा और आधा कितना हो गया? 6 आपका हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। 6 बटा 2 कितना होता है? 6 बटा 2 आपका कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई? बोट की चाल, ठीक है। बोट की चाल हमारे पास क्या आ गई? बोट की चाल हमारे पास आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास आ गई। अब आपको प्रवाह की दिशा क्या? प्रवाह की दिशा ज्ञात करनी है। प्रभाव की गति, माफ कीजिएगा, प्रभाव की गति क्या होगी? यहाँ दिशा नहीं होगी, प्रभाव की गति क्या होगी? तो प्रभाव की गति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, प्रभाव की जो आपके पास गति है, ठीक है, प्रभाव की गति
माइनस आपको क्या कर देना है, विपरीत दिशा, ठीक है। प्रभाव की दिशा में जो गति थी उसको और विपरीत दिशा में जो गति थी उसको माइनस कर देना और बटा कर देना है 2 से, यानी 4.5 माइनस 1.5 बटा 2, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 बटा 2 कितना करोगे, कितना आएगा, 1.5। क्या आएगा, 1.5 किलोमीटर आपका आएगा। तो आंसर क्या था, बोर्ड की चाल क्या थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एंड जो आपके पास माफ कीजिएगा, बोर्ड की गति और दिशा की, प्रवाह की गति, ठीक है, जो प्रभाव था पानी का उसकी गति क्या थी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 320 आदमियों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है। माफ कीजिएगा, आम नहीं होगा, हाँ आम। 320 आमों के विक्रय मूल्य, ठीक है, 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत घाटा यानी हानि होगी। यानी कोई चीज अगर 320 की नहीं, अगर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य है 320, क्या है 320, कितने 320 आमों का, ठीक है, 320 आमों का मूल्य कितना है, 320 आमों का मूल्य है कितना है, 320 का, यानी एक आम 1 रुपए का है। अब विक्रय मूल्य में अगर मैं उसे जो है, ठीक है, विक्रय मूल्य में 400 आम, ठीक है, 400 आम अगर मैं कितने में बेचूं, 320 रुपए में बेच दूं तो मुझे क्या होगा, मुझे घाटा होगा। क्या होगा, घाटा होगा। तो बस यही बोला हुआ है कि घाटा ज्ञात करना है। सबसे पहले घाटा कितने का हो रहा है, ठीक है, घाटा कितने का हो रहा है, 100, 320 और 400 कितने का, 80 का। कितना, 80 आमों का घाटा हो रहा है। कितने में से हो रहा है, कितने से हो रहा है, क्रय मूल्य नीचे लिख लो जो कि कितना है 320 है, और मल्टीप्लाई कितना 100 कर दो। 0 से 0 कटा, ठीक है, 8 चुके 32, 4 से काटोगे 100 कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25% का घाटा, कितना 25% का घाटा उसे हो रहा है। बिल्कुल से कितना, 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोलता है एक त्रिभुज की परिधि कितनी है, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपकी है, ठीक है, क्या है, आपकी एक त्रिभुज है। ये क्या है, ये आपकी त्रिभुज है। त्रिभुज के लिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज का इसकी परिधि यानी बाहर वाली चीज जो है, ठीक है, ये पूरी बाहर वाली चीज क्या है, कितनी है, परिधि कितनी है, 600 मीटर है। 600 मीटर है। बोलता है उनका अनुपात जो है, तीनों भुजाओं का अनुपात आपके पास दिया है, तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी, यानी भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी किसके बराबर है, 600 मीटर के बराबर है। अनुपात ए, अनुपात बी, अनुपात सी, यानी एक ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी पहली भुजा का अनुपात दोनों मान लेते हैं तो कितना है, 12, 13 और 15 है। बस कुछ नहीं करना, अनुपातों का टोटल योग कर लो जो कि किसके बराबर है, 600 के बराबर है। कितना जगह, 12x प्लस 13x प्लस 15x कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 5, 35 और 5 कितने, 40। कितना, 40x किसके बराबर है, 600 के बराबर है। x किसके बराबर हो जाएगा, बटा 40। 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, कितना 30 आया, 2 से कटेगा कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। x हमारे पास क्या हो गया, x हमारे पास 15 हो गया। तो a, b और c, a क्या थी, 12x था, 12 मल्टीप्लाई 15 करो, ठीक है, आपके पास पहली भुजा निकल गई। दूसरा था 13x, तो 13 मल्टीप्लाई कितना करो, 15 करो, दूसरी भुजा निकल गई। सबसे बड़ी भुजा बोली थी तो 15 सबसे बड़ी भुजा होगी। 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे कितना होता है, जल्दी से बताओ, 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, 225। कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। जल्दी चाहिए 225 किस किसका राइट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन बोलता है फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600। कुछ नहीं है, 30% 100 का या ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। 15 प्लस 600 करो कितना, 2100। कितना हो गया, 2100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो कैरी आ गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना 630। क्या 630 किस किसका राइट आंसर आया, जल्दी से ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, ए तथा बी
एक काम को 10 दिन में 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। बोलता है ए और बी है। ए करता है कितने दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। टोटल कार्य कितना आ गया, टोटल कार्य 30 आ गया। बोलता है ए काम शुरू करता है, ए ने काम शुरू करा, फिर बोलता है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। यानी एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए छोड़ देगा, फिर कौन करेगा, बी छोड़ देगा, ए करेगा, ए छोड़ देगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, बी छोड़ देगा, कौन करेगा, ए आपका करेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इन दोनों का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कितने करते हैं, एक दिन का कार्य 10 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 15, बी का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन, माफ कीजिए कितने में कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। दोनों का टोटल काम कितना है, 5 है। अब ये 5 जो है 2 दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का कार्य है। टोटल कार्य कितना है, 30 है। ठीक है, टोटल कार्य 30 है, डिवाइड कर दो, 5 से कट गया, कितने से कट गया, 6 पंजे 30। अब 6 आपके पास का आया, 6 राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि 5 जो है इन दोनों का टोटल दिन का कार्य है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 12 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है 5 25 125 आगे क्या होगा, बस कुछ नहीं करा हुआ। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 125 मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 12, 1 कैरी, 5 और 1 6, कितना 625। कितना आएगा, 625 आएगा, बिल्कुल आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लड़कों की आयु का औसत कितना है, 20 है। यदि पहले 6 लड़कों का औसत आयु कितना है, यहां से कर लीजिएगा। ठीक है, यहां आप सभी जैसे कर लीजिएगा। 19 से 1/2 होगा, कितना 19 से ही, कितना 19 से 1/2 वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु क्या होगी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए किस किस का राइट आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है 7 लड़के, कितने 7 लड़के, 7 लड़के हैं, उनकी औसत कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। और उनका औसत की आयु का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, 7 दूने 14, 140। टोटल योग कितना है 7 व्यक्तियों का। ठीक है, लड़कों की आयु का आपके सामने है। अब बोलता है कि 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 से ही 1/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 19.5 भी लिख सकते हैं, पर इसे 19.5 लिखने से अच्छा इसे सॉल्व कर लो। 19 दूना 38, 38 1 29, 29/2। ठीक है, माफ कीजिए 29 नहीं 39/2, कितना 39/2 आपका आ गया। अब हमें योग निकालना है 6 लड़कों का, तो कुछ नहीं 29/2 मल्टीप्लाई कर दो 6, 2 से 2 कटा 3 आ गया, 9 का मल्टीप्लाई 9 × 27 होते हैं, 2 कैरी, 3 दूने 6, 3 × 9 होते हैं, 9 2 11, कितने 11, कितने 117। अगर 7 लड़कों का आयु का योग 140 है और 6 का कितना, 6 लड़कों का औसत आयु कितना है 117 है, तो 7वें लड़के की आयु क्या होगी, 23 होगी। कितनी होगी, 23 होगी। तो बस यही आपसे पूछा होगा कि राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन बोलता है 31 7 25 13 19 19 13। ठीक है, 31 7 25 13 19 19 13 डैश आएगा। यहां से देखो कितना -6 हो रहे हैं, अगर यहां से देखोगे +6 हो रहे हैं।
यहां देखोगे -6, यहां देखोगे +6, यहां देखोगे क्या हो रहा है -6, पर यहां से आगे करोगे तो हमसे एक ही पूछी गई है, यहां से 6 माइनस करोगे, ठीक है, यहां से 6 माइनस करो कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा, यहां से लिख देता हूं, ठीक है 7 आएगा। पर हमसे सेकंड लास्ट नहीं पूछे, बस एक ही नंबर पूछा हुआ है। तो 19 में कितने, 19 में +6 कर दो, कितने होते हैं 25 होते हैं, कितने होते हैं 25 होती है, तो 25 ही आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है कि 1599 मिलीग्राम, क्या मिलीग्राम को, ठीक है, मिलीग्राम को आपको ग्राम में बदलना है, तो 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000, कितने 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1599 में कितने वटा कर दो 1000 और कितना आ जाएगा 1.5, कितना 1.5, कितना 1.589 आपके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को। बोलता है एक बल्लेबाज 12 पारियों में 63 रन बनाता है, यानी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब देखिए, चलिएगा आप सुनिएगा कि 12वीं पारी में वो जो है, ठीक है, 12वीं पारी में वो 63 रन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है उसकी औसत रन 2 रन बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, औसत 2 रन बढ़ जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 12वीं पारी में क्या, 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63 रन उसने बनाए, तो जिसके कारण क्या हुआ, उसकी औसत जो है कितनी बढ़ गई, उसकी औसत जो है 2 रन बढ़ गई, ठीक है। तो 11वीं पारी में, 11वीं पारी में, ठीक है, 11वीं पारी में उसकी एवरेज क्या होगी, 11वीं पारी में उसकी एवरेज क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और 11वीं पारवी में, ठीक है, 11वीं पारवी में उसका टोटल योग कितना हो जाएगा, ठीक है, कुल रन कितने हो जाएंगे, टोटल 11वीं पारी में उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 11x, क्या हो जाएंगे 11x हो जाएंगे। अब ये 11 पारियों के कुल क्या है, कुल रन है, और 11 पारियों के रन हमने क्या माने थे, ठीक है, एवरेज क्या मानी थी, 11 पारियों की कुल एवरेज कितनी मानी थी, एवरेज हमारी x है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 11 पारियों की एवरेज जो है x है, 11 पारियों के कुल रन कितनी है, कितने हैं 11x है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, अब हमारे पास आएगा 12वीं पारी, ठीक है, क्या आएगी 12वीं पारी, क्या आएगी 12वीं पारी आएगी। तो 12वीं पारी में हमारे पास क्या था, ठीक है, क्या था 12वीं पारी में हमारे पास टोटल रन जो कि 11वीं पारी में लगे थे, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 63 रन, ठीक है, जो कि उसने 12वीं पारी में मारे थे, कितनी 12वीं पारी में उसने 63 रन मारे थे, और प्लस कर दो उसमें 11वीं पारी के कुल रन, तो आपके पास जो है 12 पारियों के कुल रन, क्या 12 पारियों के कुल रन ज्ञात हो गए, ठीक है। अब आगे कैसे होगा, अब आगे होगा, ठीक है, आगे होगा नया औसत। तो नया औसत आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा नया औसत, जल्दी से बताओ क्या आएगा, नया औसत क्या आएगा। हमें पता है कि 11 पारियों में औसत कितना था, 11 पारियों में औसत था x, क्या था औसत था x, और फिर क्या होता है 12वीं पारी में औसत कितना बढ़ जाता है, ठीक है, नया औसत कितना बढ़ जाता है, +2 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, +2 बढ़ जाता है। तो अब आपको क्या निकालना है, 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है, क्या होगा 12 × x + 2, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ठीक है, 12x × 2 किसके बराबर है, किसके बराबर है 12 पारियों के टोटल रन के बराबर है, किसके बराबर है 12 पारियों के टोटल रन के बराबर है, जो कि कितना है 11x + 63, ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, 11x है प्लस 63 है, 11 में से 12 गए, 12 में से 11 गए, कितना बचा x आपका बचा, ठीक है, x बचा।
24 में से 63 गए, जल्दी से बताओ 24 में अगर 63 गए तो कितना आता है, कितना आता है 39, कितना आता है 39 आता है, कितना आता है 39 आता है। आपके पास x निकल गया, x हमने क्या माना था जल्दी से बताओ, x हमने माना था कि 11वीं पारी के क्या है, 11वीं पारी के नंबर है हमारे पास x, x हमारे पास कितना है 39 है, ठीक है कितना है 39 है। बोलता है 12वीं पारी के बाद उसकी रन औसत कितनी बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है, तो 39 प्लस 2 कितना 41, कितना 41, 41 राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल से 41 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का उत्तर, ठीक है दो संख्या नहीं a प्लस, ठीक है हाँ a प्लस नहीं अंतर बोल रहा है, माफ कीजिएगा बोलता है दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी का अंतर कितना है 2 है, उनके वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 28 है, तो उनका योग क्या होगा यानी a प्लस बी आपको ज्ञात करना है। कर निकालोगे, जल्दी से बताओ निकालोगे, बिल्कुल निकलेगा क्योंकि हमें पता है क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी आपका फॉर्मूला होता है। और हमें यहां से एक चीज पता है, क्या चीज पता है जल्दी से बताओ, हमें यहां से एक चीज थोड़ी सी पता है जो कि क्या है, यहां पर हमें पता है a माइनस बी पता है जो कि कितना है, कितना है a माइनस बी कितना है 2 है, यहां हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 28 है, जबकि हमें पहले ही बोला हुआ है कि a प्लस बी हमें ज्ञात करना है जो कि हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो यहां जो है इसे x भी मान लो तो 2 यहां मल्टीप्लाई क्या हो रहा है डिवाइड, माफ कीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 28/2 कर दोगे कितना आएगा 14 आएगा, तो x हमारे पास क्या आया, x हमारे पास क्या आया, यानी कह सकते हैं x भी मान लो या फिर इसे आप a माइनस बी क्या a प्लस बी भी मान लो, तो a प्लस बी आपके पास क्या आ गया 14 आ गया, तो 14 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना कितनी है, अगर कोई संभावना या फिर कोई घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी संभावना क्या होगी, अंडा होगी, क्या होगी अंडा होगी, तो 2 अंडे रख लीजिएगा जो कि आपके काम आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन है एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए ध्यान से देखिए, ठीक है एक बार चेक कर लेता हूं ये, ठीक है ये अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, ठीक है पता नहीं क्यों दिख रहा है पर दिख तो अजीब ही रहा है, ठीक है इससे अच्छा ये दिख रहा है। चलिए यहां पर आपको विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है विकर्ण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, विकर्ण करने याद करने के लिए भुजाओं की संख्या, ठीक है क्या भुजाओं की संख्या इंटू भुजाओं की संख्या मल्टीप्लाई ना माफ कीजिए भुजाओं की संख्या -3/2, विकर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, भुजाओं की संख्या मल्टीप्लाई भुजाओं की संख्या -3/2, भुजाओं की संख्या कितनी है हमें पता नहीं, क्या है हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं हमारे पास x है, क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा x -3/2, विकर्णों की संख्या हमें पता कितनी है 44 है, कितनी है 44 है, सॉल्व कीजिए, ठीक है यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 2 दूसरी साइड चला जाएगा, यहां डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा x इंटू x -3 क्या हो जाएगा x -3 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू -3x, ठीक है जो कि किसके बराबर है वो जो 88 के, किसके 88 के बराबर है। अब यहां पर क्या होगा ये हो जाएगा क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू क्या हो जाएगा, अब यहाँ ये प्लस का है, ठीक है, यहाँ ये प्लस का है 88 प्लस का दूसरी साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से फ्रिक्शन निकालो, ठीक है, इनके फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन क्या निकलेंगे। अब यहां से आपको जो है 3 को इस तरह लिखना है, अगर आप उस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 88 होना चाहिए, अगर आप उसे प्लस या माइनस करोगे तो आपके पास क्या ज्ञात होना चाहिए, आपके पास 3 होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन निकलेगी, यहां निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8x माइनस 88, यानी 11 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो माइनस 88 आएंगे, ठीक है, माइनस 11 को प्लस करोगे प्लस 8 करोगे, ठीक है, या प्लस 8 करोगे माइनस 11 में तो कितने आएंगे 3 आपके आएंगे। इसका निकालो सॉल्व करो, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x आपका कॉमन निकलेगा, बचा गया x माइनस 11, यहां से कितना 8 कॉमन निकलेगा तो प्लस के 8 कॉमन निकलेंगे, तो x यहीं रहा और 11 आपके यहीं, क्या बना यहां पर बना x प्लस 8, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनी x माइनस 11, ठीक है। अब इसे फिर से सॉल्व करो तो x क्या आ जाएगा माइनस 8 और x क्या आ जाएगा प्लस 11, कितने प्लस 11। अब जब भी आपसे विकर्णों की या बहुभुज के विकर्णों की भुजाएं पूछे जाए तो उसमें राइट आंसर आपका कभी भी माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में रहेगा। तो क्या होगा x क्या होगा, x आपके पास 11 होगा। तो एक बहुभुज के अगर 11 विकर्ण है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है, विकर्ण अगर 44 है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 11 होगी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, 11 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है, चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, विषम चुनिए। इसमें ऑप्शन है पहिया, रेल, बस और नाव। इसमें ओड आपको विषम आपको चुनना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से ओड कौन सा होगा, विषम चुनिए, पहिया, रेल, बस, नाव। क्या बिल्कुल सही, नाव जो है इसमें क्या है, नाव आपकी इसमें एक ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए क्वेश्चन को करिए जल्दी से सॉल्व और जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। चलिए क्वेश्चन बोलता है एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी में दोपहर 1 दिखाता है तो घड़े, ठीक है, जो घंटे वाली कांटा है कितनी डिग्री घूमता है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, घड़ी में टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे आपके होते हैं, कितने घंटे होते हैं 12 घंटे आपके होते हैं। ध्यान से देखोगे घड़ी घड़ी आपकी टोटल गोल होती है, तो एक गोल चीज में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कितने डिग्री का 360 डिग्री का, ठीक है। तो एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 बटा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितने 12 तिया 36, यानी एक घंटे में अगर घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई जो है क्या होता है, घंटे की सुई घंटे की सुई जो है 1 घंटा अधिक बढ़ेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। बस यही चीज समझानी थी, 1 घंटे में जो है कितने डिग्री घूम जाती है घड़ी का कांटा, बड़ी घंटे का कांटा कितना घूम जाता है 30 डिग्री घूम जाता है। तो सुबह के 7 बजे हैं, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 11, 12 बजेंगे, फिर आपके 1 बजेंगे, कितने बजेंगे 1 बजेंगे, कितने घंटे आगे हो गया 7 हम लेंगे नहीं, उसके बाद आएगा 8 जो कि 1 हो गया, 9 2 हो गया, 3 आपका 10 बज गए 3 हो गया, 11 आपके 4 हो गया, 12 आपके 5 हो गया, 1 आपका
6 हो गया। तो कितने घंटे आगे, 6 घंटे आगे। तो 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में सुई की जो घंटे की सुई होती है वो कितनी बार घूम रही है, 6 बार घूम रही है। तो 6 मल्टीप्लाई 30 कर दो, कितना, 180 डिग्री। कितनी, 180 डिग्री घूमेगी। बिल्कुल से दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें आपको फाइंड दी ऑड निकालना है, ठीक है। ऑड आपको निकालना है, तो क्वेश्चन सुनिए जल्दी से, राइट आंसर बताइए। फाइंड दी ऑड नंबर आउट ऑफ 3, कितना कितना है, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। यहां से 2 बिल्कुल सही, 2 बिल्कुल सही, 2 बिल्कुल सही, 2। यहां तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा गलत निकलेगा कौन सा, पर ध्यान से देखोगी। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, क्या अभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइमरी नंबर कहते हैं। प्राइमरी नंबर ऐसे आपके होते हैं, ठीक है। प्राइमरी नंबर आपके ऐसे होते हैं, जो, ठीक है, प्राइमरी नंबर आपके प्राइम नंबर आपके ऐसे होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं। क्या, या तो 1 से या खुद से। तो 3 आपका 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही। 5 आपका 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही। 7 आपका 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही। नहीं, पर 11 आपको होता है, 1 से तो डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। तो 9, क्या 9 इसका ओड नंबर निकलेगा। क्या, ओ 9 जो होगा इसका ओड नंबर आपका रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वाह। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। अब यहां ही कर लेते हैं। ये बबुआ है दिनेश, क्या है, ये है दिनेश। कौन है, ये डी से हमने डिनोट कर दिया दिनेश को, ठीक है। यहां पर वो व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर वो अनजाना व्यक्ति है, ठीक है। बोलता है, दिनेश ने कहा उसका एकमात्र भाई, उसका, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी, एकमात्र भाई मेरी बेटी, किसकी बेटी का, दिनेश की बेटी, किसकी, ये क्या है, दिनेश की बेटी है। कौन है, ये दिनेश की बेटी है। कौन है, ये दिनेश की बेटी है। बेटी के पिता, अब बेटी का पिता तो दिनेश ही है, क्या है, बेटी का पिता तो दिनेश ही है। फिर बोलता है बेटी के पिता का पिता, यानी बेटी के पिता का भी पिता, यानी दिनेश का पिता, किसका, दिनेश का पिता एक बूढ़ा आदमी होगा, ठीक है, मान लिया, ठीक है। पिता का क्या है, का पिता का पिता है, क्या, पिता का पिता है, क्या है, बिल्कुल सही। पर यहां हमने एक इक्वेशन नहीं बनाई थी, जो कि है उसका एकमात्र भाई, ठीक है। किसका एकमात्र भाई, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई जो है, ठीक है, ये आ गया उसका एकमात्र भाई, क्या, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, ठीक है। इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, किसका, इस उसका एकमात्र भाई, इस व्यक्ति का, ठीक है, उसका एकमात्र भाई, बिल्कुल सही, उसका एकमात्र भाई, ये भाई है उसका बेटी का, किसका, मेरी बेटी का, बोलता मेरी बेटी का, ये बेटी है उसकी, उसके पिता, ठीक है, लड़की के पिता का पिता, पिता का पिता है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या है, भाई भाई, ये क्या है, ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, क्या है, भाई भाई। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, इस व्यक्ति को या फिर इस व्यक्ति को बताना है, जबकि ये दोनों जो है, ठीक है, यहाँ दो दो भाई भाई लिखना अच्छा है। इसको मान लो कि ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, क्या है, ये दोनों जो है क्या है, दोनों जो है आपके भाई भाई हैं। उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, उसका एकमात्र, यानी इसका एकमात्र भाई ये है, ठीक है, या फिर इसका एकमात्र भाई ये है। अब बताओ, ये तो दिनेश का पिता है, पिता का पिता उसका क्या लगा,
दादे का भाई क्या लगा, दादे का भाई दादा थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अंकल लगेगा। तो अंकल बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़के को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा जाता है, तो फिर 6 वर्ष की क्या 6 साल की लड़की के लिए का कोड यूज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूजन करा क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करा हुआ है, बस कंफ्यूजन करा हुआ है, कुछ नहीं। बोलता है पुरुष को महिला लिख रहा है, बिल्कुल सही। महिला को क्या लड़की, लड़की को क्या लड़का, लड़के को क्या कार्यकर्ता। तो बताओ 6 साल की महिला क्या होगी। 6 साल की पहले तो महिला नहीं होगी, ठीक है। 6 साल की कोई भी महिला नहीं होती, क्या नहीं होती, महिला नहीं होती, क्या होती है, लड़की होती है। क्या होती है, लड़की होती है। और लड़की के लिए क्या बोला, लड़की को ये लड़का लिखता है, तो लड़की क्या होगा, लड़का होगा। क्या होगा, लड़की लड़का होगा, लड़का लड़की होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। उससे पहले जल्दी से सभी दोस्त जो हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद, क्या जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, और जल्दी से अपना स्कोर, ठीक है, जल्दी से अपना स्कोर 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।